हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शीशी से होती है, जो कि गांव से अपनी रियल फैमिली के पास अब रहने के लिए आई होती है। हाउसकीपर उसे पिक करने के लिए आती है और उसे बताती है तुम्हारे मॉम डैड घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मन में सोच रही होती है ये लड़की तो देखने में एकदम गांव की ही लग रही है। शीशी भी उस हाउसकीपर के बिहेवियर को देखकर समझ जाती है ये सर्वेंट उससे कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक्चुअली में शीशी पुराने जमाने की है और उसकी ग्रैंडमा ने उसे रूल्स वगैरह सिखाए हैं कि कैसे उसे तौर तरीके से रहना चाहिए। वो बता रही होती है जिस दिन उसका 18 बर्थडे था वो अचानक से टाइम ट्रेवल कर इस जमाने में आ गई और यहाँ कीनन फैमिली की डॉटर बन गई, जो कि इतने सालों से गायब थी। लेकिन अब उन लोगों को फाइनली अपनी बेटी मिल गई है, इसलिए उन लोगों ने अपनी बेटी को उसे घर पर रहने के लिए बुलाया है। शीशी जैसे ही घर में आती है तो वो अपनी मॉम डैड भाई और ग्रैंडपा को देखती है। हाउसकीपर उसकी ग्रैंडपा को बताती है मिस शीशी यहाँ पर आ चुकी है। शीशी की मोमो से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इवन उसका हाथ पकड़कर बोल रही होती है मेरी बेटी फाइनली मुझे मिल गई है। और इस घर में जो फेक डॉटर बनकर रह रही होती है सिया, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो जानबूझकर पैर में मोच आने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसके बाद मॉम शीशी को छोड़कर उसके पास चली जाती है। शीशी समझ जाती है ये ना जानबूझकर एक्टिंग कर रही है उसकी मॉम की अटेंशन पाने के लिए। फेक डॉटर होने के बावजूद इसने 20 सालों तक मेरी फैमिली का फायदा उठाया है। मुझे ना इस तरीके के शो ऑफ करने वाले स्टूपिड लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ग्रैंडपा शीशी को बोलते हैं तुम अब तक ना गांव में रही हो, तुम्हें तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। अगर किसी को इस बारे में पता लग गया तो हमारी फैमिली की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। इसके बाद ग्रैंडपा हाउसकीपर को शीशी के लिए एक टीचर अरेंज करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि शीशी को उनके परिवार के तौर तरीके सिखाएगी। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं जब तक शीशी सारे तौर तरीके सीख नहीं जाती तब तक वो बाहर जाकर फैमिली को एम्बेरसमेंट करने वाला काम नहीं करेगी। शीशी के डैड बोलते हैं मेरे डैड ने ना बिल्कुल सही कहा है, जब तक ये लड़की कुछ सीख ना ले इसे बाहर नहीं जाने देना। तभी शीशी का भाई हान भी बोलने लग जाता है इस लड़की को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, ये इतनी जल्दी क्या ही सीख लेगी। सिया भी सोच रही होती है अगर ये इस घर की असली बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन इसे कुछ आता थोड़ी है, ये तो अनपढ़ है, मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सिया अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए हान को बोलने लग जाती है ब्रदर आपको सिस्टर के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मॉम डैड को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंडपा शीशी से पूछने लग जाते हैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। सिया सोचती है ये इतनी बड़ी रिच फैमिली पहली बार देख रही है तो जरूर डर रही होगी। तभी शीशी ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहने लग जाती है आप बड़े हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप सही ही होगे। मैं मानती हूँ कि ये अमीर फैमिली है तो जरूर यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से चलता होगा। मुझे तो कुछ भी रूल्स वगैरह पता ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का खून हूँ, यानी कि आप लोगों की फैमिली की बेटी हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ सारे रूल्स सीखने के लिए। ये सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शीशी को बोलते हैं तुम तो सच में मेरी ग्रैंड डॉटर बनने लायक हो। शीशी की बातें सुनकर तो ये पूरे घर वाले ही शौक हो जाते हैं। इसके बाद शीशी उस मेड को चाय लाने के लिए बोल रही होती है। वो मेड मन में सोचने लग जाती है देखो जरा ये मुझे कैसे ऑर्डर दे रही है। तभी ग्रैंडपा शीशी से पूछते हैं तुम्हें चाय क्यों चाहिए। शीशी बोलती है ग्रैंडपा मैं इतने सालों के बाद अपने घर पर आई हूँ तो आपको रिस्पेक्ट करने के नाते मैं आपको चाय ऑफर करना चाहती हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा तुरंत ही हाउसकीपर को चाय लाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद वो उसे चाय लाकर दे देती है। शीशी रिस्पेक्ट देते हुए ग्रैंडपा के सामने झुकती है और उन्हें चाय ऑफर कर रही होती है। ये एक्शन देखकर ग्रैंडपा याद करने लग जाते हैं जब वो छोटे थे तो उनकी टीचर मार मार कर उन्हें ये सारी चीजें सिखाया करती थी। ये देखकर ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, ये लड़की कुछ ज्यादा ही तौर तरीके वाली है। शीशी अपने ग्रैंडपा को बोलती है मैं 20 सालों से आपके साथ नहीं थी और मैंने अब तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए ग्रैंडपा आप मुझे माफ कर दो, अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। ग्रैंडपा उसकी बातें सुनकर मन में सोचने लग जाते हैं 20 साल से ये बच्ची खोई हुई थी और इतने सालों तक इतनी मुश्किल भरी लाइफ जीने के बाद भी ये बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रही है, कितनी सेंसिबल बच्ची है। जिसके बाद वो शीशी से चाय ले लेते हैं और उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं तुम अब अच्छे से यहाँ पर सेटल डाउन हो जाओ, तुम्हें जो भी चीज की जरूरत होगी ना
मेड को बोल देना। शीशी अपने ग्रैंडपा को शुक्रिया अदा करती है। ग्रैंडपा यहाँ से जाते हुए हान और सिया पर चिल्लाते हैं। इन दोनों को तो ना खड़ा होना आता है ना ही बैठना आता है। इसके बाद वो शीशी के डैड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शीशी की मोम उसके पास आकर बोलने लग जाती है, अब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सिया है तुम्हारी बहन, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। उसके बाद वो सिया को बोल दिया, तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हें 20 साल तक पाला है, तुम मेरी बेटी ही रहोगी, हम तुम्हें ना कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सिया मन में सोच रही होती है, ये गांव की लड़की मेरे कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। तभी शीशी अपनी मॉम को बोलती है, मॉम आप फिक्र मत करो, मैं सिया को अपनी रियल सिस्टर की तरह ही मानने वाली हूँ और उसका ख्याल रखूंगी। मॉम तो खुश होकर सिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और हान भी शीशी को चिढ़कर देखकर वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद शीशी अपने रूम को देखकर हाउसकीपर को बोलती है, मेरी बेडशीट चेंज कर दो, बेड के ऊपर जो डॉल्स रखी है ना उन्हें भी हटा दो। वो मेड तो शीशी को रूडली जवाब देने लग जाती है और वो इस काम को करने से भी मना कर देती है। शीशी भी उसे जवाब दे देती है, तुम इस घर की मेड हो और मैं इस फैमिली की डॉटर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे ये बात ग्रैंडपा को बतानी पड़ेगी। जिसके बाद मेड तुरंत ही मान जाती है और बोलती है, अभी मैं चेंज कर देती हूँ। जिसके बाद मेड उसकी बेडशीट को चेंज कर रही होती है और शीशी चाय को एंजॉय करते हुए सोच रही होती है, मुझे तो लगा था इस फैमिली की चीजों को हैंडल करना मुश्किल रहेगा, पर ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है जितना मेरी पुरानी लाइफ में था। शीशी बुक्स देखकर सोचने लग जाती है, मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है तो मुझे अब ठीक से स्टडी कर यहाँ के सारे रूल सीखने होंगे। शीशी को स्टडी करता हुआ देखकर मेरी ये बात हान और सिया को जाकर बता देती है। वो पूरे 2 घंटे से बुक पढ़ रही थी। हान बोलता है, जरूर वो बस प्रिटेंड कर रही होगी, उसे कहाँ बुक पढ़ना आता होगा ग्रैंडपा के सामने अच्छे बनने के लिए। सिया बोलती है, ऐसा मत बोलो, आखिरकार वो हमारी सिस्टर है ना। हान बोलता है, मैं उस गांव की लड़की को कभी अपनी बहन नहीं मानने वाला। सिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो लड़की यहाँ पर आकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शीशी की नींद खुलती है तो उसकी ट्यूटर उसे दरवाजे पर नॉक कर रही होती है और उसे उठने के लिए बोलती है और बताती है, हर रोज 9 बजे सुबह उसकी क्लास लगेगी और उसे रूल्स वगैरह सिखाए जाएंगे। शीशी दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है, तुम्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया है। उसकी ट्यूटर बताती है, आपके डैड ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है आपको रूल्स सिखाने के लिए। शीशी बोलती है, अच्छा तो आप मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए आई हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से तो लग रहा है कि आप मुझे चैलेंज करने के लिए आई हो, क्योंकि रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको लिविंग रूम में मेरा इंतजार करना चाहिए था। मुझे खुद जगाने आने की बजाय सर्वेंट को बोलकर मुझे बुलाना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं यहाँ की मास्टर हूँ और आपको देखकर तो मुझे ही समझ आ गया है कि आपको कोई रूल्स नहीं पता है, तो आप मुझे क्या ही सिखाओगी। उसकी ट्यूटर उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारे डैड ने यहाँ पर मुझे ना तुम्हारे लिए हायर किया था और तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो। शीशी बोलिए, देखो आप मुझे जिस तरीके से पॉइंट कर कर बात कर रही हैं, इससे पता लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे था और ट्रायल पीरियड था, इसमें ही आपने अपना लेवल दिखा दिया है, तो आप मेरी टीचर बनने की लायक ही नहीं हो। मैं आपको इसी वक्त ना फायर कर रही हूँ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। जिसके बाद शीशी के मॉम डैड उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और शीशी के डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने अपने ट्यूटर के ऊपर गुस्सा किया और उसे यहाँ से भगा दिया। तुम्हारे अंदर तो सच में कोई मैनर्स ही नहीं है, तुम बिल्कुल ही पूरे गांव की लड़की हो। शीशी बोलती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो ट्यूटर मुझे सिखाने लायक थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें खुद कुछ नहीं आता था। उसके डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, उसे ना मैंने तुम्हारे लिए हायर किया था, यानी कि तुम मेरी ही बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो शीशी के डैड पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने कंपनी के 2 प्रोजेक्ट को ऐसे ही खराब कर दिया है, यहाँ पर झगड़ रहे हो। शीशी के डैड उन्हें शीशी के बारे में बताने लग जाते हैं, ये फैमिली के रूल्स को मानने से मना कर रही है। शीशी ग्रैंडपा को बोलती है, मैं मानती हूँ कि मुझे बिना परमिशन के उस चीटर को यहाँ से फायर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी फैमिली के बारे में सोच रही थी। उस ट्यूटर को खुद ही रूल्स आते नहीं थे और ग्रैंडपा उन्होंने ना आपके रूल्स तोड़े थे, इस वजह से ही मैंने उन्हें फायर किया। और डैड मैं आपको बता दूं, आप किसी को हायर करते वक्त ना पहले उन्हें केयरफुली चेक कर लिया करो, आपका ध्यान सच में किसी चीज में नहीं है, तभी तो आपने कंपनी के प्रोजेक्ट को भी खराब कर दिया। ये सुनते ही उसके डैड गुस्सा होने लग जाते हैं।
तुम अब मुझे रूल सिखाओगी अपने डैड को। उसके बाद वो ग्रैंडपा को बोलने लग जाता है, डैड देख लो ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है। ग्रैंडपा अपने ही बेटे यानी कि शीशी के डैड पर चिल्लाने लग जाते हैं, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम कोई भी काम ठीक तरीके से करते ही नहीं हो, इसी वजह से कंपनी के प्रोजेक्ट को भी खराब कर दिया। इसलिए तुम्हें अपने बच्चों को सिखाने की बजाय पहले खुद पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम ठीक तरीके से मेरी कंपनी को नहीं संभाल पाओगे तो मैं बच्चों को ही कंपनी संभालने के लिए दे दूंगा। जिसके बाद जल्दी से शीशी के डैड अपनी पत्नी को इशारा करते हैं, जिसके बाद वो ग्रैंडपा को समझाने लग जाती है, आप ना गुस्सा मत हो, हम लोग तो बस फैमिली के बारे में ही सोच रहे थे क्योंकि जल्दी बर्थडे पार्टी आने वाली है। तब तक शीशी अगर फैमिली के तौर तरीके नहीं सीखेगी तो पार्टी में वो हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा देगी। हान बोलते, ग्रैंडपा आप इस बात पर इतना ज्यादा अपसेट मत हो। क्या बोलती है, ग्रैंडपा मेरी बहन को तो अभी कुछ आता जाता नहीं है तो क्यों ना हम लोग उन्हें बर्थडे पार्टी में लेकर ही ना जाएं। शीशी सोचती है, अच्छा अगर मैं बर्थडे पार्टी में जाऊंगी नहीं तो किसी को मेरे बारे में पता कैसे चलेगा कि मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ जो कि अब तक खोई हुई थी। जिसके बाद शीशी सिया को बोलती है, बहन तुम्हारी बात एकदम ठीक है क्योंकि तुम्हें फैमिली की फिक्र है, लेकिन ये चीज गलत है। अगर मैं बर्थडे पार्टी अटेंड ही नहीं करूंगी तो सभी लोग हमारी फैमिली के बारे में बातें करेंगे, हमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वे इस बारे में सोचेंगे कि मैं फैमिली की अगर रियल डॉटर हूँ तो आखिर मैं इस पार्टी में आई क्यों नहीं। इसके बाद हमारी फैमिली की उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी। ग्रैंडपा शीशी की तारीफ करने लग जाते हैं, तुम कितनी ज्यादा सेंसिबल हो। उसके बाद वो ऑर्डर देते हैं, शीशी के लिए एक सिंपल से ट्यूटर का इंतजाम करो, उसे थोड़े बहुत रूल्स सिखाने के लिए, बाकी उसे सब आता है। इसके बाद ग्रैंडपा शीशी को बोलते हैं, तुम मेरे साथ वॉक करने के लिए चलो। इधर सिया सोचने लग जाती है, अगर ये शीशी की बच्ची पार्टी में जाएगी तो मेरे लिए कितनी एम्बेरसमेंट होगी कि मैं इस फैमिली की फेक डॉटर हूँ और वो रियल है। उसके बाद वो मॉम को बोलने लग जाती है, मॉम शीशी को तो कुछ भी नहीं आता है, अगर उसने पार्टी में सभी लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी तो हमारी तो फैमिली का नाम ही खराब हो जाएगा। उसकी मॉम समझाती है, तुम दोनों ही हमारे परिवार की डॉटर हो, इसलिए तुम दोनों को ही उस पार्टी में जाना पड़ेगा। सिया को भी ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद जैसे ये लोग पार्टी के लिए बाहर पहुंचते हैं तो सिया का फियांसी जियांग भी वहाँ पर आया होता है। शीशी की मॉम उसे बताती है कि ये सिया का फियांसी है। इसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं और सिया जैंग से शीशी के बारे में कंप्लेन करने लग जाती है, मेरी फैमिली की रियल डॉटर आ गई है ना, इसलिए मॉम डैड अब उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैंग बोलते हैं, फिक्र मत करो, अगर वो गांव की लड़की तुम्हें परेशान करे ना तो मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद शीशी की मॉम उसे एक आंटी से मिलवाती है। वो आंटी अपनी बेटी को शीशी को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोल देती है। शीशी की बहू से समझा रही होती है, तुम अपना ध्यान रखना और ज्यादा बातें मत करना। जिसके बाद वो हाँ बोलकर चली जाती है। ये आंटी शीशी के बारे में सोच रही होती है, ये लड़की ब्यूटीफुल दिखती है तो क्या हुआ, गाँव की ही गवार है। इसके बाद शीशी की मॉम यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर इस पार्टी की ओनर, इस शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं। ये है फैमिली की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है। असल में वो अपने पोते के लिए एक लड़की ढूंढ रही हैं, लेकिन है फैमिली के ग्रैंडसन के बारे में रूमर फैले हुए हैं, वो बहुत ही बड़ा डेविल है। लेकिन फिर कुछ लेडीज बोलने लग जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी हैं और बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। शीशी की मॉम मन में सोच रही होती है, इतनी रिच फैमिली की लड़के को सिया पसंद आ सकती है लेकिन शीशी नहीं, क्योंकि वो तो गाँव की है। शीशी के साथ जो लड़की होती है जी, वो उसे बोलने लग जाती है, तुम तो गांव से आई हो और तुमने तो ऐसी पार्टी कभी देखी ही नहीं होगी, तो ज्यादा बातें मत करना वरना तुम खुद की ही बेइज्जती करवा लोगी। शीशी बोलती है, तुम इन सब चीजों के बारे में बड़ा जानती हो, लगता है पहले तुम अपनी बेइज्जती करवा चुकी हो। जी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जिसके बाद सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। इसके बाद रिचेस्ट फैमिली की और मैडम यहाँ पर आ जाती है, जिनके बर्थडे पार्टी में सभी लोग आए होते हैं और उनका पोता भी उनके साथ आया होता है। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहा होता है, शीशी और वो एक दूसरे को देख लेते हैं। अभी ग्रैंडमा अपने पोते को अपना हाथ दे रही होती है तो उसे उनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठाना पड़ता है। सभी लोग तारीफ करने लग जाते हैं और मैडम आपका ग्रैंडसन कितना ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडमा बोलती है, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है अपने पोते की शादी की, बस मेरे मरने से पहले एक बार मेरे पोते की शादी हो जाए, उसके बाद मैं सुकून से जा पाऊंगी। अभी जी आगे आकर ग्रैंडमा को अपने बारे में बताने लग जाती है, लेकिन रुआन को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा बोरिंग है। शीशी पीछे खड़ी हुई होती है, तभी उसकी मॉम आकर उसे बोलने लग जाती है, तुम जी के साथ आगे क्यों नहीं गई।
शीशी मन में सोचती है मुझे तो इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए। और अपनी मॉम को बोलती है आखिर मैं आगे जाकर क्या करती, मैं ग्रैंडमा को क्या बोलती कि मैं किसकी रिश्तेदार हूँ, इसीलिए मैं नहीं गई। इसके बाद उसकी मॉम उसे सिया और हान के पास जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद शीशी वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम सोचती है वैसे तो ये मेरी सारी बात सुनती है, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग लगती है। शीशी यहाँ पर आकर देखती है कि हान और सिया यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं। हान के फ्रेंड उससे पूछ रहे होते हैं तुम्हारी रियल बहन आ गई है। हान सभी को बोलने लग जाता है वो गांव की लड़की मेरी बहन नहीं है, इसलिए तुम लोग उसकी बातें मत करो। उस लड़की को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, पता नहीं मेरे परिवार वाले उस लड़की को इस पार्टी में लेकर क्यों आए हैं। और तुम लोगों को पता है उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन घर पर बुक पढ़ने का नाटक तो ऐसे कर रही थी जैसे उसे बहुत कुछ आता है। सभी लोग ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। तभी हान और सिया देख लेते हैं शीशी ने उनकी सारी बातें सुन ली है। तो शीशी जानबूझकर सिया का और मजाक बनाने के लिए सभी के सामने हान को बोलती है तुम्हें सिस्टर के बारे में ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो जरा सिस्टर ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है इस लड़की की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो गई। रुआन को दिखाया जाता है, उसका फ्रेंड उसे बोल रहा होता है तेरी ग्रैंडमा अभी तुझे देख नहीं रही है, चलो हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। हान शीशी को बोलता है मैं तुम्हें अपनी बहन बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, तुम जैसी गांव की लड़की जिसे कुछ भी नहीं आता है। ये सुनकर शीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सिया उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम ब्रदर को चाटा कैसे मार सकती हो। वे शीशी उसे भी एक चाटा धर देती है। रुआन अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आकर ये सब देखने लग जाता है। सिया शीशी पर चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें मारने की। शीशी बोलती है तुम लोग यहाँ पर फैमिली का नाम खराब कर रहे हो तो तुम लोग मार खाने लायक ही हो ना। इसके बाद शीशी सभी को बोलती है मेरे भाई बहन ने ना बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए ये लोग कुछ भी बातें कर रहे हैं। आप लोग इनकी बातों को माइंड मत करना, मैं इन्हें घर लेकर जाऊंगी तो हमारी फैमिली वाले इन्हें सबक सिखाएंगे। इसके बाद शीशी दोनों को बोलती है अब तुम दोनों उठ भी जाओ, मॉम डैड तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शीशी भी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन रुआन उसके सामने आ जाता है और उसे जाने ही नहीं देता। लेकिन फिर वो साइड हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। रुआन को तो शीशी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की लग रही होती है। इधर सिया और हान मॉम के पास आकर कंप्लेन करने लग जाते हैं देखो जरा मॉम शीशी ने हमें कैसे मारा है, हमारा तो गाली सूझ गया है। शीशी की मॉम उसे ही डांटने लग जाती है आखिर तुम कैसे अपने भाई बहन को ऐसे मार सकती हो। शीशी बोलती है मॉम मैंने ना कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर आपको गलत लग रहा है तो मैं ग्रैंडमा से माफी मांग लेती हूँ, आखिर ये पार्टी तो उनकी है ना, तो मेरी वजह से उनकी पार्टी खराब हो गई होगी तो मैं उनसे माफी मांगूंगी, इन लोगों से नहीं। इसके बाद वो रुआन की ग्रैंडमा के सामने जाकर उन्हें बताने लग जाती है मेरे भाई बहन ने ना बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और बहुत ही ज्यादा बेकी बातें कर रहे थे, तो इस वजह से बड़ी बहन होने के नाते मैं उन लोगों को मारकर सबक सिखा रही थी ताकि वो लोग हमारी फैमिली का नाम खराब न करे और आपकी पार्टी में भी कोई ट्रबल क्रिएट न करे। शीशी की मॉम तो उस पर चिल्लाने लग जाती है झूठ कैसे बोल सकती हो और अपने भाई बहन के ऊपर कैसे झूठे इल्जाम लगा सकती हो, चुपचाप अभी इसी वक्त मैडम से माफी मांगो। लेकिन रुआन की ग्रैंडमा शीशी की साइड लेने लग जाती है और उसकी मॉम को बोलती है तुम बिना सच जाने अपनी बेटी को कैसे बोल सकती हो कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद ग्रैंडमा बोलती है हमें सच जानने के लिए वहाँ पर जो भी लोग प्रेजेंट थे उनमें से किसी को बुलाकर पूछना होगा कि वहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद वो बोलने लग जाती है क्या कोई सामने आकर बताना चाहेगा कि वहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है और बताता है कि मैं भी वहीं पर था और बताता है शीशी एकदम सही कह रही है, इसके भाई बहन ड्रिंक करने के बाद कुछ भी बातें कर रहे थे। ग्रैंडमा उसे बोलती है तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। वो बोलता है ग्रैंडमा ये आपकी बर्थडे पार्टी है, भला मैं इसे छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता था। ग्रैंडमा शीशी की मॉम को बोलती है देखा तुमने, तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं थी और तुम इससे माफी मंगवाना चाहती थी, अब तो तुम्हें पता लग गया है ना। जिसके बाद शीशी की मॉम उनसे माफी मांगने लग जाती है। शीशी बोलती है मॉम मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको सच नहीं पता था। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और शीशी को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है और शीशी की तारीफें करने लग जाती है ये लड़की कितनी ज्यादा समझदार है। इसके बाद रुआन जब अकेला खड़ा होता है तभी उसके पास जी आती है और बोलती है आपकी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर
आपको अपना फ्रेंड बनाने के लिए भेजा है। रुआन डायरेक्टली बोल देता है, मैं कोई फ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी शीशी को वहाँ से जाता हुआ देखकर जी उससे पूछती है, क्या तुमने सारी बातें सुन ली है? वो बोलती है, मैं यहीं पर थी पर मैंने जानबूझकर बातें नहीं सुनी। जिसके बाद जी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शीशी भी वहाँ से जाने लगती है। तभी रुआन उसे रोक कर बोलता है, रुको जरा, क्या तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहती हो? वो बोलती है, थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोलता है, क्या तुम मुझे सिर्फ मुंह से थैंक यू बोलने वाली हो? वो बोलती है, फिर आपको क्या चाहिए? हान उसके पास जाता है और बोलता है, जब मैं सोच लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। ये बोलकर फिर से वो वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद हान और जिया मिलकर ग्रैंडपा को कंप्लेन करने लग जाते हैं कि शीशी ने सभी के सामने उन्हें थप्पड़ मारा। ग्रैंडपा तो उल्टा उन लोगों पर ही चिल्लाने लग जाते हैं, तुम लोग हमारी फैमिली का नाम खराब कर रहे थे। तुम्हारी सिस्टर ने तुम लोगों को तमीज सिखाने के लिए मारा, इसमें क्या गलत किया? इवन वो उन दोनों को शीशी से कुछ सीखने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हान और सिया इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट डे शीशी के पास सिया आकर उसे बोलने लग जाती है, बहन आप बिल्कुल सही थी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए कल आपको एक चैरिटी डिनर पार्टी में लेकर जाना चाहती हूँ। आप ज्यादा पार्टी में गई नहीं है ना, तो आप किसी को जानती नहीं होगी, तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से आपको मिलवाऊंगी। शीशी उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है और बोलती है, हम दोनों बहनें हैं ना, तो इसलिए हमें बना कर रखनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। सिया सोचती है, बड़ी आई, मैं कौन सी इसकी सिस्टर हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही अपने फियांसे ज़ेंग को कॉल कर बोलती है, मैंने अपनी बहन को कल पार्टी में इनवाइट कर दिया है, मेरे लिए अब तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। नेक्स्ट डे ये लोग चैरिटी डिनर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिया अपने फियांसी ज़ेंग के साथ बहुत ही अच्छे से बातें कर रही होती है। इन लोगों को ऐसे देखकर शीशी सोच रही होती है, कितने बेशर्म है ये लोग, सभी के सामने ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। ज़ेंग शीशी का मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन की वजह से तुम इतनी अच्छी पार्टी में आ पा रही हो, वरना कहाँ तुम्हारे नसीब में ऐसी पार्टी थी। शीशी मन में सोचती है, इन लोगों को क्या ही मालूम ये मेरे लिए कितनी छोटी सी डिनर पार्टी है, मैं तो क्वीन पैलेस में भी जा चुकी हूँ, इवन वहाँ पर रह भी चुकी हूँ, तो ये छोटी सी पार्टी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। या बोल दिए, कोई बात नहीं, चलो मेरी बहन को तुम सभी से मिलवा दो। जिसके बाद ज़ेंग सभी के सामने शीशी के बारे में बताने लग जाता है। वो नैन फैमिली की रियल डॉटर है जो कि अभी गांव से आई है। ये सुनकर सभी लोग शीशी को अनपढ़ गवार समझने लग जाते हैं। इतनी लो लेवल की लड़की हमारी पार्टी में आना डिजर्व ही नहीं करती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी एक रिच लड़की आकर शीशी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है। आजकल पार्टी में कोई भी आ जाता है। ज़ेंग और सिया बोलने लग जाते हैं, जाने दो ना, हमारे लिए सह लो इसे। तभी वो रिच लड़की जिसका नाम बाई होता है वो शीशी को बोलने लग जाती है, क्या पता तुम जैसी गरीब लड़की मेरा फोटो लेकर इंटरनेट पर अपलोड कर दे। शीशी उसे बोल दिया, तुमने जो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना है ना वो फेक है। जिसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, क्या बाई ने सच में फेक ज्वेलरी पहनी हुई है। के बाद वो शीशी पर चिल्लाने लग जाती है, तुम कुछ भी बकवास मत करो। शीशी याद करने लग जाती है, उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया था ये क्वीन ब्रेसलेट है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती था। जिसके बाद वो सभी के सामने बताने लग जाती है असली वाला जो ब्रेसलेट है ना, असली वाले ब्रेसलेट की क्वालिटीज। जिसके बाद सभी लोग बाई के बारे में बातें करने लग जाते हैं। ज़ेंग बोलता है, इसकी बातों पर ना यकीन मत करो, इसने तो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, इसे क्या ही आता होगा। शीशी बोलती है, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है ना तो तुम लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, पता लग जाएगा कि ये फेक है या नहीं। आन भी इसी पार्टी में आ गया होता है और वो शीशी को देखकर खुश हो जाता है, वाह ये भी यहाँ पर है। लेकिन ज़ेंग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता और वो शीशी पर चिल्ला रहा होता है। तभी पार्टी में जिंग नाम की लड़की भी आ जाती है और वो उन लोगों पर चिल्लाने लग जाती है, तुम ये सब लोग क्या कर रहे हो, ऑक्शन का इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो तुम लोग ये सब खत्म करो। और वो शीशी को बोलती है, तुम ना मेरे पास आकर बैठो। इसके बाद शीशी जिंग के पास आकर बैठ जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। वो बोलती है, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने उस भाई को ना अच्छा सबक सिखाया है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब तुम मेरी दुश्मन की दुश्मन हो तो तुम मेरी दोस्त हुई ना। ये बोलकर वो उसके साथ हैंडशेक कर लेती है और बताती है, मैंने ना तुम्हें उस दिन बर्थडे पार्टी में भी देखा था, तुमने अपने भाई बहन को क्या मजा चखाया था, मुझे तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली थी। और तुम्हें पता है मैं उस दिन तुम्हारा साथ देने के लिए ग्रैंडमा के सामने
सभी को तुम्हारे बारे में बताने ही वाली थी, पर इतने में वहाँ पर रुआन आ गया था और उसने तुम्हारी हेल्प की। लेकिन मैं बताऊं कि वो ऐसे टाइप का पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व हो। तभी होस्ट अनाउंस करने लगता है कि ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहले बिडिंग एक पेंटिंग के ऊपर लगने वाली होती है जो कि बहुत ही पुराने जमाने की होती है। तभी लोग बिडिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिंग भी बिडिंग लगाने वाली होती है, पर शीशी उसे रोक देती है और बताती है ये पेंटिंग ना फेक है। जिंग बोलती है लेकिन ऐसा कैसे, सभी लोग तो बिडिंग लगा रहे हैं ना, और मुझे भी ये फेक नहीं लग रही है। शीशी बोलती है नहीं ये पक्का फेक है, पर मन में सोचती है अगर ये रियल वाली पेंटिंग होती तो इसके ऊपर स्टैम्प होता, क्योंकि उसे मैंने ही तो लगाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये पेंटिंग उसकी ग्रैंडमा ने उसे गिफ्ट की थी। इसके बाद शीशी उसके ऊपर अपना रेड कलर का एक स्टैम्प लगाती है जो कि अभी उस पर नहीं होता, इसलिए वो समझ जाती है ये असली वाली पेंटिंग नहीं है। प्रेजेंट में शीशी जिंग को समझाने लग जाती है इस पेंटिंग में क्या क्या कमी है, अगर ये रियल वाली होती तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। रुआन तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। अभी वहाँ पर रुआन आ जाता है और बोलता है जब तुम्हें इतना ज्यादा ज्ञान है तो क्यों ना तुम मेरी भी हेल्प करो। रुआन को देखते ही सामने बैठी दो लड़कियां अपनी सीट छोड़ देती हैं। इसके बाद वो और उसका फ्रेंड वहाँ पर बैठ जाते हैं और सभी लोग ये देखकर शौक हो जाते हैं कि रुआन इस लड़की से बातें कर रहा है। रुआन शीशी को बोलता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी जो हेल्प की थी ना, और तुमने बोला था कि तुम मेरा फेवर रिटर्न करोगी। वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है आज जिन भी चीजों पर बिडिंग लग रही है उनके बारे में मुझे बताने में हेल्प करोगी। इसके बाद लास्ट बिडिंग लगने जा रही होती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर। रुआन उसे चेक करने के लिए बोलता है वो रियल है या नहीं। सभी लोग रुआन को बोलने लग जाते हैं इस गाँव की लड़की को कोई ज्ञान नहीं है, तो आप इसकी बातों में मत आना, ये आपको बेवकूफ बना देगी। लेकिन रुआन उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और शीशी से पूछता है तुम बताओ ये रियल है या नहीं। वो बोलती है पहले मुझे ट्राई कर देखना पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं ये इतनी महंगी चीज है, अगर तुमने तोड़ दी ना तो तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। रुआन बोलता है मेरी तरफ से तुम इसे ट्राई कर सकती हो, अगर कुछ भी नुकसान होगा ना तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। इसके बाद शीशी उस इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने के लिए जाती है। जैसे ही वो म्यूजिक प्ले करती है तो रुआन तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। म्यूजिक प्ले करने के बाद वो बता देती है कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है और असली है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर 100 मिलियन की बोली लगा देता है और बोलता है अगर कोई भी मेरे साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा तो मैं बोली और बढ़ा दूंगा। इसके बाद सभी लोग हार मान जाते हैं और रुआन को ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। शीशी की इतनी ज्यादा तारीफ हो जाती है इसलिए सभी लोग पार्टी में गुस्सा हो रहे होते हैं और जिंग यहाँ पर शीशी से उसका नंबर ले रही होती है। तो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई हो तो मुझे अगली बार तुम्हें जब बुलाना होगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। जिंग के वहाँ से जाने के बाद भाई उसके पास आती है और बोलती है तुम रुआन से दूर रहो वही अच्छा होगा, क्योंकि वो अमीर खानदान से बिलोंग करता है और तुम और वो बिल्कुल अलग दुनिया से बिलोंग करते हो, तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। हाँ वो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट ले जरूर रहा है लेकिन बस ये सब कुछ टेम्पररी है। शीशी उसे बोलती है तुम तो एक रिच फैमिली की डॉटर हो ना, तुम्हारे मुंह से ना ये सारी बातें ना सूट नहीं कर रही है। अगर तुम रुआन में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही हो तो ये सारी ट्रिक्स क्यों खेल रही हो। ये सारी ना मिस्ट्रेस बनने वाली ट्रिक्स हैं, पर ये सारी चीजें मत करो। अगर तुम्हें उसकी वाइफ बनना है तो सबके सामने जाकर बोलो, ये सारी चीजें मत करो। हान साइड में खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई को तो गुस्सा आ जाता है तुम्हें बाद में देख लूंगी और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है और उसे पूछता है तुम तो गाँव में रही हो ना, तो तुम्हें एंटिक्स के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान कैसे है। शीशी पूछती है जब तुम्हें पता था कि मैं गांव की हूँ तो तुमने मेरे कहने पर ये बात पर यकीन कैसे कर लिया कि वो इंस्ट्रूमेंट असली होगा, और ऊपर से तुमने उसके ऊपर इतने सारे पैसे भी लगा दिए। वो बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, मैं लोगों पर ना बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता हूँ। तो अब तुम मेरा जवाब दो, आखिर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी कैसे है कि तुम एंटिक पहचान लेती हो। वो बता देती है मैं जब विदेश में रहती थी ना वहाँ पर मुझे एक मास्टर मिले थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो ये उसकी बातों पर यकीन भी कर लेता है। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। उसने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए लिया है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये सुनने के बाद रुआन शीशी को बोलता है तुम्हारे साथ काम कर ना अच्छा लगा। वो उसे अपना हाथ देने लग जाती है तो वो उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे अपनी करीब कर लेता है
और फिर उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही वो घर पर पहुँचता है तो ग्रैंडमा उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखकर पूछती है, ये असली है कि नहीं? ये पता करने के लिए क्या तुमने इसे किसी एक्सपर्ट से चेक करवाया? वो बोलता, हाँ ग्रैंडमा, और फिक्र मत करो, मैं आपको भी उस एक्सपर्ट से मिलवाऊंगा। आप उसे ना अच्छे से जानती है। घर आने के बाद सिया तो मॉम डैड को शीशी के बारे में कंप्लेन कर देती है। सभी के सामने इसने मेरी और मेरी फियांसी की बेइज्जती करा दी। शीशी के डैड उस पर चिल्लाने लग जाते, आखिर तुम सबके सामने अपनी बहन की बेइज्जती कैसे करवा सकती हो? मॉम तो शीशी को सुनाने लग जाती है, तुम अपनी ही बहन को बुली कर रही हो, पता नहीं तुम जैसी लड़की को मैंने कैसे जन्म दे दिया। सिया तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है, ये बाहर चाहे जितनी भी ज्यादा शाइन क्यों ना कर रही हो, पर मॉम डैड की नजरों में तो मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। शीशी बोलती है, क्या आप दोनों का बोलकर हो गया है? तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन डैड तो उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो शीशी के डैड पर चिल्लाते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है? शीशी के डैड बताने लग जाते हैं, डैड ये लड़की ना पहले झूठ बोलती थी और अब तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज भी हो चुकी है। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, तुम तो चुप ही बैठो। फिर वो शीशी को बताने लग जाते हैं, उन्हें ये फैमिली से कॉल आया था, मिस्टर रुआन ने तुम्हें अपने घर पर इनवाइट किया है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडपा बता देते हैं, शीशी ने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके लिए प्ले किया था ना, वो चाहते हैं कि वो वापस से उनके लिए बजाए। शीशी की मॉम बोलती है, आप ग्रैंडपा जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग इसे बुलाए। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, क्या तुम लोगों को मैं स्टूपिड नजर आ रहा हूँ? और ग्रैंडपा शीशी को समझा देते हैं, वो लोग अगर तुम्हें इतना अच्छा ही समझ रहे हैं तो तुम्हें भी अच्छे से बिहेव करना होगा। अगर हम दोनों की फैमिलीज के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है ना, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। शीशी बोलती, ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो। सिया तो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, ग्रैंडपा आप मेरी साइड लेने की बजाय इसकी साइड क्यों ले रहे हो? नेक्स्ट डे शीशी ग्रैंडमा से मिलने के लिए पहुंच जाती है। ग्रैंडमा उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और वो उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देकर उसे बचाने के लिए बोलती है। जैसे ही उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बचाने लग जाती है तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है। वो तो शीशी को ताड़ रहा होता है। जैसे ही ग्रैंडमा उसे देखती है तो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, ग्रैंडमा मैं ना आपके साथ लंच करने के लिए आया हूँ। ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है, आज सूरज कहाँ से निकल गया है? ग्रैंडमा शीशी को मनाने लग जाती है, अब तुम यहाँ से लंच कर कर ही जाना। के बाद वो मान जाती है। लंच करने के बाद ग्रैंडमा शीशी को बोलती है, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम यहाँ पर आती रहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। शीशी मान जाती है, ठीक है ग्रैंडमा मैं आया करूँगी। ग्रैंडमा उसे पूछती है, वैसे तुम यहाँ से कैसे जाने वाली हो? शीशी बोलती है, मैं टैक्सी कर कर चली जाऊंगी। ग्रैंडमा बोलती है, क्या तुम अपनी फैमिली की कार में नहीं आई हो? चलो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें टैक्सी से जाने की जरूरत नहीं है। रुआन तुम्हें छोड़ देगा तुम्हारे घर पर, तुम उसके रूम में जाओ और उसे बोलो। शीशी रुआन के रूम में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडमा फिर भी उसे भेज देती है। इसके बाद जैसे ही वो रुआन के रूम में आती है तभी वो शावर लेकर बाहर आता है। शीशी तो उसे देखकर शौक हो जाती है और बोलती है, आखिर तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो बोलता है, ये मेरा घर है। शीशी बताती है, ग्रैंडमा ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे। वो बोलता है, ठीक है मैं कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिसके बाद शीशी उसकी तरफ देखने लग जाती है। रुआन बोलते, क्या हुआ, तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हो? वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, और शर्माते हुए जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके बाद जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर आता है तो उससे पूछने लग जाता है, तुम अपनी फैमिली की असली डॉटर हो ना, तो उन लोगों ने तुम्हारे लिए स्पेशल कार अरेंज क्यों नहीं की? वो बोलती है, मैंने आप लोगों को झूठ बोला था, मेरे ग्रैंडपा ना मुझे इतना नहीं मानते। इसके बाद जब वो घर पर पहुँचती है तो ग्रैंडपा उससे पूछने लग जाते हैं, क्या मिस्टर रुआन तुम्हें लाइक करते हैं? शीशी बताती है, नहीं, एक्चुअली मैं उसकी ग्रैंडमा मुझे पसंद करती हैं, वो चाहती है कि मैं वहाँ पर वापस आऊँ। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, उसकी ग्रैंडमा के साथ ना अच्छे से बना कर रखो ताकि हमारा उन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बन जाए। शीशी बोलती है, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कार अरेंज नहीं की, इसलिए ग्रैंडमा मुझे बोल रही थी कि आप लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो। ग्रैंडपा उसे पूछने लग जाते हैं, क्या हमारे फैमिली ड्राइवर तुम्हें साथ नहीं लेकर गया था? शीशी बोलती है, डैड ने कहा था जब सिया को कार की जरूरत नहीं होगी तभी वो मुझे कार देंगे। ग्रैंडपा शीशी पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने अपनी बेटी के लिए कार तक अरेंज नहीं की है? कैसे डैड हो तुम? तुम्हें नहीं लगता हमारी फैमिली की डॉटर बाहर जा रही है बिना कार के? तो हमारी फैमिली की इमेज का क्या होगा?
शीशी के डैड माफी मांगने लग जाते हैं। डैड, मैं अभी सारी चीजें अरेंज करवा देता हूँ। शीशी बोलती है, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मैं कहाँ बाहर जाती हूँ, बाहर जाने के लिए पैसे खर्च होते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या इसने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए? इसके बाद वो अपने बेटे पर चिल्लाने लग जाते हैं, मैं तुमसे क्या उम्मीद रख सकता हूँ? लगता है तुम हमारी पूरी फैमिली की इमेज को खराब करने का सोच चुके हो। हमारी फैमिली की बेटी बाहर जाएगी और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो सोचो जरा, लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे, हम कितने ज्यादा गरीब है। ये सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा खुशी मिलेगी ना, जब हमारे परिवार की सबके सामने बदनामी हो जाएगी। शीशी को तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही होती है अपने डैड को डांट खाता हुआ देखकर, और अपने ग्रैंडपा को बोल दिया, आप इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा मत हो। ये फैमिली की ग्रैंड माँ मुझ पर इतना ज्यादा हंस भी नहीं रही थी, उल्टा हमारी फैमिली की तारीफ कर रही थी कि हम लोग कितने ज्यादा सिंपल लोग हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, इतनी छोटी बात पर आखिर वो ये सब क्यों बोलेंगे? शीशी बोलती है, ग्रैंडपा, अब मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ ना, मैंने रूल्स भी सीख लिए हैं, तो अब मैं थोड़ी पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि जब लोगों को मेरे बारे में पता लगे तो उनके सामने हमारी फैमिली की बदनामी ना हो। ग्रैंडपा खुश होकर उससे पूछने लग जाते हैं, तुम क्या पढ़ना चाहती हो? शीशी बोलती है, मैं बिजनेस की स्टडी करना चाहती हूँ। डैड उसे बोलते हैं, तुम्हें बिजनेस के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, वैसे भी तुम्हारे पास कोई डिग्री भी नहीं है तो तुम क्या ही कर लोगी, इससे अच्छा है कि तुम घर पर ही बैठो। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये लड़की पढ़ाई करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? शीशी को बोलते हैं, अब से अंकल जियांग तुम्हारे ड्राइवर होंगे और हर महीने मैं तुम्हें 88,000 पॉकेट मनी दूंगा। अब जब भी तुम्हें फैमिली की ग्रैंडमा के घर जाओगी ना तो अच्छे से शो ऑफ करना ताकि हमारे परिवार का नाम उनके सामने बन जाए। शीशी के डैड बोलते हैं, आप इतने सारे पैसे इसे क्यों दे रहे हैं? किया से 50,000 लेती है और हान को भी हम बस 80,000 दे रहे हैं, वो तो एक लड़का है, हम उसे उससे ज्यादा कैसे दे सकते हैं? ग्रैंडपा चिल्लाने लग जाते हैं, आखिर तुम होते कौन हो बीच में इन्वॉल्व होने वाले, और हमारा परिवार ऐसा कब से हो गया जो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को फेवर दे? शीशी अपने ग्रैंडपा को थैंक्स बोलती है और वो उसे चाय पीने के लिए बोलते हैं। शीशी अपने मन में सोच रही होती है, उसकी ग्रैंडमा ने हमेशा उसे सिखाया है जब कोई चीज खुद से नहीं मिलती तो उसके लिए फाइट करना पड़ता है। इधर रुआन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल बता रहा होता है। उसे बोलता है, मैंने तुम्हें नैन फैमिली के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोली थी उस बारे में बताओ। असिस्टेंट बताता है, शीशी के ग्रैंडपा ने उसकी पढ़ाई करवाने के लिए उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया है क्योंकि वो आगे पढ़ाई करना चाहती है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है, मुझे बेकिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्पेशल इनविटेशन आया था ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। असिस्टेंट बोलते हैं, बॉस आप तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए कभी हाँ नहीं बोलते थे ना? वो बोलता है, लेकिन इस बार मैं हाँ बोल रहा हूँ ना। इधर शीशी कॉलेज में अपनी फ्रेंड की साथ होती है, उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है, आज के बिजनेस सेमिनार में जो स्पीच देने वाला है ना, पता है वो कौन है? मिस्टर रुआन। वो किसी भी पब्लिक इवेंट में कभी जाता नहीं है, लेकिन पहली बार वो आ रहा है, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शीशी बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही होती। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुमने कभी मिस्टर रुआन को देखा है? शीशी बोलती है, हाँ देखा तो है। उसकी फ्रेंड पूछती है, फिर क्या तुमने उससे बात की है? आखिर वो बात करने में कैसा है? जिसके बाद वो रुआन के बारे में याद करने लग जाती है। बोलती है, हाँ अच्छा ही है। वो बोलती है, तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, पर मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। इसके बाद ये लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं, तभी रुआन वहाँ पर अपनी एंट्री मारता है। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। शीशी उसे बोलती है, फिक्र मत करो, ये भागकर कहीं नहीं जाने वाला है। फ्रेंड उसे बोलती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम और यंग है, लेकिन तुम उसे देखकर थोड़ी सी भी एक्साइटेड नहीं हो रही हो। शीशी मन में सोचती है, इन फैंस गर्ल्स को भी देख लो, ये 28 साल का हो गया है, फिर भी ये इसे यंग कह रही है। इसके बाद सेमिनार खत्म हो जाता है। इसके बाद ये दोनों जब बाहर आते हैं तो शीशी की फ्रेंड को तो बुरा लग रहा होता है, मुझे तो रुआन का ऑटोग्राफ भी नहीं मिला। अभी वो शीशी को अपनी मैगजीन पकड़ाकर वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही रुआन बाहर आता है, वो शीशी के हाथ में मैगजीन देखकर बोलने लग जाता है, अच्छा तो तुम मेरी फैन हो, तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा ना? और फिर वो ऑटोग्राफ दे देता है। शीशी उसे थैंक यू बोल देती है। रुआन तो उसे हक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें ना थैंक यू ऐसे बोलना चाहिए। शीशी तो बिल्कुल शौक ही रह जाती है। इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन फिर अचानक से रुककर बोलता है, तुमने मेरी ग्रैंडमा को लास्ट टाइम जो सॉन्ग सुनाया था ना,
वो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, लेकिन उस सॉन्ग का कोई नेम ही नहीं था। शीशी बोलती है एक काम करते हैं, मैं सॉन्ग को लिखकर अपने ड्राइवर के जरिए ग्रैंडमा तक पहुंचा दूंगी। वो बोलता है ठीक है और अपना बिजनेस कार्ड देता है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। शीशी कार्ड को कुड़ने लग जाती है। वो बोलता है अरे मैं भूल गया, चलो मैं इस पे भी ऑटोग्राफ दे देता हूँ। शीशी बोलती है पहले मैं कुछ चीजें आपसे ना क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि ये मैगजीन मेरी नहीं मेरी फ्रेंड की है और यहाँ पर मैं आपका इंतजार नहीं कर रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं तुम्हारे ऑटोग्राफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, कभी भी अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं ये कांटेक्ट की इन्फॉर्मेशन रख लेती हूँ। इसके बाद शीशी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, उसकी फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वाओ तुम मेरे लिए ऑटोग्राफ लेकर आ गई हो। जिसके बाद दोनों फ्रेंड वहाँ से चली जाती हैं और रुआन तो बस देखता रह जाता है, लेकिन फिर वो अपना फोन देखकर खुश हो जाता है क्योंकि शीशी उसे वीचैट पर ऐड कर चुकी होती है। इसके बाद शीशी जैसे ही घर पर आती है तो उसके ग्रैंडपा उसे बात करने के लिए बुलाते हैं। ग्रैंडपा उसे बताते हैं अब हम लोग दो फैमिली के साथ बिजनेस करने वाले हैं और उनका पोता जो है ना वो तुमसे शादी करना चाहता है ताकि दोनों परिवारों के बीच में बिजनेस मैरिज हो सके। इसलिए ग्रैंडपा शीशी को दो फैमिली के बेटे के साथ डेट पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। शीशी की मॉम और सिया मिलकर उसे बोलने लग जाते हैं ये ऑफर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसे इस मौके को ना हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। शीशी बोलती है मेरी जगह सिया की भी तो शादी हो सकती थी ना। मॉम बोलती है लेकिन सिया तो पहले से ही अंगेज है ना। शीशी को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। नेक्स्ट डे वो इसी बारे में सोच रही होती है। उसकी मॉम और बहन इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है कि उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में होने दे, जरूर उनकी ये कोई चाल है। तभी रुआन उसे मैसेज कर वापस से मिलने के लिए बुला रहा होता है। वो मैसेज कर देती है मैं ना आज बिजी हूँ। जिसके बाद वो दो फैमिली के बेटे के साथ यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है तो शीशी भी उसके ऊपर चाय गिरा देती है और बोलती है मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पहले से ही पता होता ना तो मैं इस ब्लाइंड डेट पर कभी आती ही नहीं। ये बंदा गुस्से में शीशी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है पर इतने में रुआन वहाँ पर पहुंचकर उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है और शीशी से पूछता है क्या तुम इसी जरूरी काम की बात कर रही थी। वो बोलती है ये मेरी फैमिली का अरेंजमेंट है तो यहाँ पर तो आना ही था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो रुआन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और चली जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुँचती है तो उसके मॉम डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं तुमने दो फैमिली के बेटी के साथ ब्लाइंड डेट क्यों खराब कर दी। शीशी तो एक्टिंग करने लग जाती है मैं गांव की हूँ ना इसलिए मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, मैं उससे दोबारा मिलकर ना माफी मांग लूंगी। जिसके बाद उसके मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोगों ने तुम्हारी उस लड़की के साथ फिर से मीटिंग अरेंज कर दी है इसलिए तुम डायरेक्टली उससे मिलने के लिए होटल रूम में जाओ और उसे कार्ड दे देते हैं। शीशी भी उन लोगों को हाँ बोल देती है लेकिन वो अपनी फ्रेंड जिंग के साथ मिलकर एक नई प्लानिंग करती है और वो उस होटल में जी को भी बहाने से बुला लेती है और उसे दिखा रही होती है कैसे वो वेटर को पैसे देकर वाइन में ड्रग मिलाने के लिए बोल रही होती है। जी को लगता है अच्छा तो ये रुआन के साथ नाइट स्पेंड करने का सोच रही है, नहीं अब इसकी जगह मैं वहाँ पर जाऊंगी। इसके बाद वो उसी होटल रूम में आ जाती है जहाँ पर दो फैमिली का वही बेटा होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये रुआन है इसलिए वो सीधा आकर उसे हक कर लेती है और वो तो यहाँ पर पहले से ही शीशी का वेट कर रहा होता है। जी जैसे ही इसे देखती है तो वो इससे अपना पीछे छुड़वाने की कोशिश करती है। बोलता है तुम खुद ही तो यहाँ पर आई हो और प्लान के हिसाब से तभी शीशी वहाँ पर वेटर्स को लेकर पहुँच जाती है। एक्चुअली वो यहाँ पर नाटक करने के लिए आई होती है। अपनी फैमिली के बोलने पर वो तो उसे सच में प्रपोज करने के लिए आई थी शादी के लिए, लेकिन अब इसने उसे धोखा दे दिया है। ये सीन क्रिएट कर शीशी तो वहाँ से चली जाती है और वेटर्स इन लोगों की फोटो ले लेते हैं। शीशी यहाँ से रोने की एक्टिंग करते हुए बाहर जाती है तभी उसे बाहर रुआन मिल जाता है जो कि यहाँ पर शीशी को ही पिक करने के लिए आया होता है। वो बोलता है चलो ना मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शीशी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वो बोलता है तुम ना हमेशा मुझे मुंह से थैंक यू बोलती हो। उसके बाद वो सीधा उसे किस कर लेता है। शीशी भी शॉक हो जाती है लेकिन वो भी पलटकर उसे किस कर लेती है। उसके बाद शीशी को होटल के स्टाफ के जरिए रुआन की वॉच मिल जाती है। इसके बाद जैसे ही वो घर पहुँचती है
तो अपने मॉम, डैड और ग्रैंडपा के सामने अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है, जैसे कि दो फैमिली का ग्रैंडसन उसे ब्लाइंड डेट पर बुलाकर उसकी बेइज्जती कर रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी और के साथ था। ग्रैंडपा शीशी की बात पर यकीन कर दो फैमिली के साथ इस शादी को तोड़ देते हैं। इसके बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि शीशी रुआन से भी मिली थी। बोलती है उसकी वॉच मेरे पास रह गई है तो मुझे उसे देने के लिए जाना पड़ेगा, और अपनी फैमिली को बोलती है सिर्फ वॉच देने के लिए जाऊंगी तो सही नहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करने के लिए भी जाऊं। ग्रैंडपा तो तुरंत ही मान जाते हैं, डैड मना करने लग जाते हैं, तुम्हें तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। शीशी बोल दिया आप बस कुछ एम्प्लॉयज का अरेंजमेंट कर दो जो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझा दे, तो ग्रैंडपा इसके लिए ऑर्डर दे देते हैं। नेक्स्ट डे रुआन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है नैन फैमिली की तरफ से बिजनेस डील करने के लिए लोग आए हैं, इवन में शीशी पर्सनली आपके साथ डील करने के लिए आई है। बाद वो तुरंत ही मीटिंग के लिए पहुँच जाता है। शीशी उसे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। रुआन तो उसे देखता ही रह जाता है, ये लड़की ना सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद वो अपने सभी एम्प्लॉयज को वहाँ से भेज देता है और शीशी के साथ इस डील को फाइनल कर लेता है और उसके करीब जाकर पूछने लग जाता है कि आज रात तुम फ्री हो। शीशी तो शौक ही हो जाती है। वो बोलता है ज्यादा मत सोचो, मेरी ग्रैंडमा तुम्हें मिस कर रही है, उन्होंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। शीशी भी इसके लिए मान जाती है और उसके घर डिनर के लिए पहुँच जाती है और पूछती है तुम्हारी ग्रैंडमा कहाँ पर है। वो बोलता है उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया था, वो बाहर गई हुई हैं। शीशी बोलती है यहाँ पर कैंडल्स क्यों हैं? वो बोलता है मुझे भी नहीं पता नहीं मेड ने यहाँ पर कैंडल्स क्यों रख दिए हैं और लाइट भी बंद कर दी है। मन में सोच रहा होता है असिस्टेंट ने कितना सारा बेकार आइडिया दिया है, ये तो कैंडल लाइट डिनर के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रही है। तभी शीशी वहाँ पर रोज पेटल देखकर पूछने लग जाती है क्या ये भी मेड ने अरेंज किया है। तभी रुआन की मेड आकर शीशी को फूलों को गुलदस्ता देकर हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। तभी शीशी को समझ आता है कि आज उसका बर्थडे है। इसके बाद वो मेड को थैंक यू बोलने लग जाती है ये सारी प्रिपरेशन करने के लिए। मेड उसे बताती है ये सब तो बॉस का ऑर्डर था। इसके बाद रुआन शीशी को गिफ्ट में एक ज्वेलरी देने लग जाता है तो वो मना कर रही होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती हूँ। वो बोलता है ग्रैंडमा की तरफ से है। शीशी उसे पूछ लेती है तुम मुझे लाइक करते हो ना और तुम मुझे अपना अफेक्शन दिखा रहे हो। डिनर करने के बाद शीशी तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है, जिसके बाद वो उसे रूम में लेकर आ जाता है। शीशी उसे बोलती है आज रात में घर नहीं जाना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठकर जाने लगती है तो रुआन उसे रोक लेता है, लेकिन तभी शीशी को घर से कॉल आ जाती है। वो बोलती है मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। आने के बाद जैसे ही वो अपने डैड और ग्रैंडपा को बताती है कि उसने इस प्रोजेक्ट डील को फाइनल करवा लिया है तो ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि अब से इस कंपनी को ना शीशी ही संभालेगी। इसके बाद शीशी अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में आई होती है जहाँ पर बाई भी होती है अपने फियांसी के साथ। शीशी जैसे ही उस बंदे को देखती है तो याद करने लग जाती है उसके टाइम पर ये बंदा उसका फियांसी था, लेकिन अब इस नए जमाने में वो तो इसे पहचानता भी नहीं है। जब उस बंदे को चोट लग जाती है तो शीशी तो उसकी फिक्र करने लग जाती है और रुआन जैसे ही ये देखता है तो वो तो जेलस ही हो जाता है। इधर बाई शीशी को बुली कर रही होती है, इसलिए रुआन उसे और उसके फियांसी को सबक सिखाता है। इसके बाद जब वो टेरेस पर होता है तो शीशी उससे मिलने के लिए आई होती है। वो उससे पूछ ही लेता है तुम्हारा आखिर बाई की फियांसी के साथ क्या रिश्ता है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जेलस हो रहा होता है तो ये जाकर उसे किस कर लेती है। वो बोलता है मैं हमारे रिश्ते के बारे में मेरी ग्रैंडमा को बताना चाहता हूँ। वो बोलती है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, अभी तो हमारा रिलेशन स्टार्ट ही हुआ है। तभी शीशी को कंपनी से कॉल आ जाती है, उसे जरूरी काम के लिए वापस आना पड़ेगा। ये सुनकर रुआन तो अपसेट हो जाता है तो मुझे किस करो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। के बाद रुआन जैसे ही घर पर आता है तो अपनी ग्रैंडमा को अपनी और शीशी के बारे में बता देता है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है जल्द से जल्द शीशी को तुम मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आओ। इसके बाद शीशी और रुआन अपनी डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो उसे सोता हुआ देखकर किस करने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाग जाता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रुआन उसे रोक लेता है और बोलता है तुम्हारी फैमिली बार बार तुम्हें बुलाती रहती है, चलो हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं ताकि तुम मुझसे दूर ही न जा पाओ। शीशी भी फाइनली उसे हाँ बोल देती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।